नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। दोस्तों, आज हम मुंबई में हैं और यहाँ माया नगरी में पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि फिल्मों में हमने नायकों को जो देखा है कि किरदार निभाते हैं, फिल्म दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है, लेकिन असली किरदार हमारे हाथों से छूट जाता है। हम लोग देख नहीं पाते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं। प्रमुख नायक तो वही होते हैं जो फिल्मों को कहां से कहां घुमा के और कहां पहुंचा देते हैं, भूत से निकाल के वर्तमान में लाते हैं, वर्तमान से भविष्य में ले जाते हैं। वो जो लेखक होते हैं, जो निर्माता होते हैं, उनको हम लोग नहीं देख पाते हैं और उनका ही देन होता है कि फिल्म हाई लेवल पे चला जाता है, लो लेवल पे चला जाता है। ऐसे ही एक हमारे साथ महान निर्माता और लेखक प्रसून सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे पुरानी बातें, अगर आज लोगों के समझ में आती है और पुरानी चीजें अच्छी लगती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू पांडे जी। सर जी, हम आज डिजिटल दौर में चल रहे हैं और डिजिटल फिल्म आपने बनाया था जी। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डिजिटल फिल्म बनाने में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके बाद क्या माहौल बना। देखिए, भारत में 2008 तक फिल्में जो भी बनती रही रील पे शूट होता था, उसका प्रिंट आउट निकाला जाता था, पुरानी परंपरा। तो 2008 में मैं उस समय दिल्ली में था, मेरा सीरियल चल रहा था सब गोलमाल है, डीडी पे 4:30 तक चला। आपके दर्शक बहुत जानते भी होंगे उसको। उसके बाद मेरे दिमाग में आया, मैंने पढ़ा, चूंकि फिल्में पढ़ने का मेरा एक शौक रहा है, कि डिजिटल मोड होता है हॉलीवुड में। 2008 के पहले 6 साल 7 साल से डिजिटल मोड पे सिनेमा बन रहा था। भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर मतलब कंट्री है। यहाँ सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं साल में। और लोगों को ये आश्चर्य हुआ कि भाई यहाँ डिजिटल मोड पे नहीं, अभी वही पुरानी रील लाओ और उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, फिर एडिट होता था सब। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई जब हॉलीवुड में बन रहा है तो यहाँ ट्राई किया जा सकता है। तो मैंने 2008 में दिल्ली में था, तो गुड़गांव में एक गांव है टिकली, वहाँ मैंने एक फिल्म शूट की, किस्मत एक अनोखा मोड़। उस फिल्म का कमर्शियल था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई आर्ट फिल्म थी, कोई ये था। 7 गाने थे उसमें, प्यार मोहब्बत एक्शन सब था उसमें। मैं दिखाना चाह रहा था, ये दिखाना चाह रहा था कि गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था लोगों के, गांव आज वो गांव नहीं रहा जो गांधी जी ने कल्पना की थी या गांधी जी ने जो देखा था। आज गांव में वो सारा व्यभिचार होता है जो शहरों में होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हर गांव का एक शहरीकरण हो गया। मैं दूर दूर दराज के गांवों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना आदिवासी गांवों की बात कर रहा हूँ, जो गांव जैसे महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, या शहर के समीप है। शहर की सारी गंदगियाँ वहाँ जा चुकी है। ये फिल्म उसी के ऊपर में अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है, फिर कैसे हीरो किसी राजनीति चक्कर में, प्यार मोहब्बत के बाद राजनीति चक्कर में उससे मर्डर हो जाता है, फिर वो एक राजनीति दूसरे परोक्ष के राजनीति के जो हेड हैं गांव के, उनके द्वारा वो कैसे यूज़ किया जाता है, क्रिमिनल बन जाता है एक साधारण सा अनएम्प्लॉयड यूथ। तो सब चीज़ों को दिखा के कहानी है। वो फिल्म मैंने 2008 में बनाई और भारत सरकार हर साल INB मिनिस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भारत सरकार की, तो वो हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, आपके दर्शक जानते होंगे, फ्रांस में कांस एक जगह है, वहाँ हर साल होता है। तो वहाँ के लिए नवंबर में 2008 में फिल्मों का चयन के लिए फिल्में मांगी गई थी। तो मैंने अपनी फिल्म का DVD भेज दिया। उन दिनों DVD जो हुआ करता था,
कि भारत की पहली हिंदी डिजिटल फीचर फिल्म के रूप में, क्योंकि डिजिटल पूरी फिल्म डिजिटल मोड पे बनी थी, कोई रील वगैरह कुछ नहीं था। भूल गया फिर मैं। मार्च 2009 में दिल्ली में ही था, भारत सरकार की एक चिट्ठी आई कि आपकी फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन में प्रीमियर के लिए सेलेक्ट किया गया है। और मैं और मेरा जो प्रोड्यूसर था अभय यादव, जिसने उसमें एक छोटे से रोल भी किया है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सरकार ले गई कांस में, हम वहाँ रहे। वहाँ फिल्म जब मेरा 16 मई 2009 को प्रीमियर हुआ इंडिया पवेलियन में, बहुत सारे लोग आए थे, जिनमें हिंदुजा ब्रदर्स के प्रकाश हिंदुजा छोटे भाई जो उनके, वो आए थे। जगमोहन मुंद्रा आए थे जो गुजर गए। वो फिल्में बनाते थे, यूके में रहते थे, कई फिल्में उन्होंने बनाई, हिंदी में भी बनाई। फिर उसके बाद विजय माल्या, उन दिनों एक हस्ती हुआ करती थी, वो आए थे। बहुत सारे लोग आए थे, देखा था उन्होंने। और फॉरेन की मीडिया भी आए थे, क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है सिनेमा को प्रमोट करने का। बेसिकली हर देश की एक से एक फिल्में छोटी बड़ी सब आती है, लोग देखते हैं, ये करते हैं। वहां जब लोगों ने देखा तो बाहर की मीडिया को आश्चर्य हुआ कि भाई 6 साल के बाद कोई डिजिटल मोड पे फिल्म बनी है इंडिया में, जबकि बहुत सारी फिल्में, एक स्लम डॉग मिलियनेयर एक फिल्म आई थी, काफ़ी चर्चा में रही है, उसको ऑस्कर भी मिला है, A.R. रहमान को मिला है। और तो वो 40% डिजिटल मोड पे शूट हुई थी, बाकी रील पे शूट हुई थी। मेरी फिल्म पूरी थी, तो भारत का पहला हिंदी डिजिटल फीचर फिल्म का उसको ये मिला। और काफ़ी मेरे इंटरव्यू देश विदेश के चैनल पे हुआ, काफ़ी संतोष हुआ मुझे। फिर मैं दिल्ली से बॉम्बे आया, फिर आगे की कहानी पढ़ी, और उसके बाद से धीरे धीरे सारे लोग डिजिटल पे फिल्म बनाने लगे। आज 99% फिल्में, बल्कि मैं कहूँ कि 100% आज डिजिटल मोड पे ही शूट हो रही है। लेकिन सर मैं यहाँ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आप विदेश गए, आपका बुलावा आया, तो आपको वहां जाके कैसा फील हो रहा था? फील का मतलब नहीं समझा मैं। जब वहां आप पहुंचे, आपको बुलाया गया था कि आपने डिजिटल फिल्म बनाया है, तो आप भारत की तरफ से गए थे, तो आपको कैसा लग रहा था उस समय? काफ़ी अच्छा लग रहा था। भारत सरकार ले गई थी तो और भी अच्छा लग रहा था। और जिस तरह से लोगों ने मुझे लिया, मतलब काफ़ी, जैसे मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा, फ्रांस की मीडिया, स्टेट्स की मीडिया, यूके की मीडिया, सब लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया कि भाई वाई ये फिल्म 6 साल बाद क्यों बन रही है इस मोड पे, लोगों को पता नहीं था। तो गर्व होता है अपने देश के लिए कुछ करने का, और आज सब लोग इस मोड पे बना रहे हैं। आज भारत सरकार के गजेटेरियन में, एज ए INB गजेटेरियन में, एज ए फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म में मेरा नाम है। मुझे बड़ा संतोष हुआ कि देश में कम से कम लोग किसी वजह से कहीं मेरा नाम अंकित है, और आज वही सारे लोग बना रहे हैं, मुझे खुशी होती है। अच्छा सर, ये धारावाहिक जो है, आपने कितना धारावाहिक आपने डायरेक्ट किया है? मैं टोटल अगर देखे तो 400-500 एपिसोड से ज़्यादा किया है मैंने। क्या बताऊँ, मेरी पहला एक धारावाहिक, मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं इस लाइन में आया तो पहले मैं एक सीरियल आता था नुक्कड़, उसके डायरेक्टर थे सईद अख्तर मिर्ज़ा, जिनको मैं गुरु मानता हूँ। आज मैं जो भी फिल्म के बारे में जानता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ या बनाता हूँ, मेरी सोच में सईद मिर्ज़ा आपको दिखेंगे हर जगह। उनके तो नुक्कड़ में मैं उनको असिस्ट करने लगा था, कुछ साल किया। फिर मिडिल क्लास होने के नाते फादर मेरे रिटायर हो गए, छोटी सी बहन की शादी करनी थी, तो ब्रेक आया। ब्रेक के बाद प्रकाश झा एक मायनाज फिल्म मेकर हैं हिंदुस्तान के, बुंगेरी लाल के हसीन सपने उनका एक सीरियल आता था DD पे, उस समय तो DD ही था और तो कोई चैनल आया नहीं था, जो काफ़ी हिट हुआ था। तो उनका जब ख़त्म हो गया सीरियल एपिसोड,
तो वो कुछ ऐसे सुनने में आया कि बिहार में वो जाके कुछ सिनेमा को प्रमोट करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के बीच की सिनेमा क्या है बौद्धिक स्तर पे। मुझे अच्छा लगा, मुझे बुलाया उन्होंने, मैं उनके साथ जुड़ा, उनके साथ एक फीचर फिल्म बनाई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की रिक्वेस्ट पे प्रकाश झा ने बनाई थी, कथा माधोपुर की। पंचायती राज के ऊपर में वो था कि पंचायती राज क्या है, कैसा है। उसके बाद से प्रकाश झा के साथ कई डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बनाया मैंने। फिर 1991 से मैं इंडिपेंडेंट फिल्में बनाने लगा। डॉक्यूमेंट्री मेरा फोटे रहा। मैंने 48 डॉक्यूमेंट्री बनाई, 2 डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री 2 बार BBC टेलीविज़न पे टेलीकास्ट हुई। मैंने करीब 36-38, जो भी मुझे ठीक से याद नहीं है, कॉर्पोरेट फिल्म बनाई नेशनल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। 27-28 मैंने शायद लगा रहा हूँ, चुकी याद नहीं है, एड फिल्म बनाई, म्यूजिक एल्बम वगैरह जो भी है। लेकिन सिनेमा मेरे रग रग में शायद बचपन से ही उसका वायरस घुस गया था। मैंने सिनेमा को कभी भी मनोरंजन के रूप में नहीं लिया। मैंने हमेशा सिनेमा को मैं मानता रहा कि सिनेमा एक तकनीक है, और उस तकनीक को बिना पढ़े, जैसे आप डॉक्टर बिना पढ़े नहीं बन सकते, आप इंजीनियर बिना पढ़े नहीं बन सकते, उस तरह से सिनेमा बिना जाने बिना पढ़े लोग बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी पढ़ के बनाता है, मुझे लगा कि मैं नहीं बना सकता। मैंने सिनेमा बहुत पढ़ा है, और मैं कह सकता हूँ कि जीवन में मुझे सिनेमा बनाने और सिनेमा के ऊपर किताब लिखने के अलावा और कुछ आता नहीं है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और सिनेमा बनाने के क्रम में मुझे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कष्ट हुआ, सब हुआ, लेकिन मैं हूँ, मेरी पत्नी विवाह है, हम दोनों ने हर झेला और आज भी उसी लाइन में हूँ। कोविड के बाद भारतीय सिनेमा की स्थिति क्या हो गई सब जानते हैं। कोई फिल्म चल नहीं रही है, इक्के दुक्के फिल्में जो क्या शाहरुख खान की फिल्म चली, और अभी गदर 2 चल रही है, तो ये कोई चलना नहीं होता। 400 फिल्मों में अगर 2 फिल्म चल गई तो चलना नहीं, तो अभी सिनेमा की हालत बहुत बुरी है। हमारे समय में जो सिनेमा हुआ करता था, जिस समय श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, प्रकाश झा, कुंदन शाह, ये सब ऐसे मायनाज डायरेक्टर रहे हैं। हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं। बंगाल में सत्यजीत रे रहे हैं, गौतम घोष रहे हैं, तो उनके जो सिनेमा हुए हैं समाज से, जीवन से, देश काल से सीधा जुड़े हुए रहे, झकझोरने वाली सिनेमा रही। मैंने कभी जीवन में सिनेमा को एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं लिया, सिनेमा को कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं माना। सिनेमा समाज को देने का एक बहुत ही नायाब साधन है, माध्यम है। लेकिन अब क्या करें, लोग सिनेमा को बिल्कुल कमर्शियल बना दिए, और कमर्शियल फिल्में समाज को कुछ देती नहीं है, क्राइम बढ़ाती है, रेप बढ़ाती है, अनएम्प्लॉयड यूथ के अंदर में नशा की आदत डालती है, बहुत सारी चीज़ है। अभी OTT चल रहा है, OTT पे भी क्या आ रहा है, जितने भी कुछ सीरियल्स अच्छे बन रहे हैं, बहुत कम बन रहे हैं। जितने भी बाकी सिनेमा या सीरियल आ रहे हैं, वो सब, मिर्ज़ापुर करके एक सीरियल आया, उसमें गालियां ही गालियां। रिश्तों की ऐसी है कि साहब ससुर जो है वो अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध में, ये सब क्या है? ये हमारे आपके घर में नहीं होता है पंडित जी, और सिनेमा हमारे और आपके घर में देखा जाता है। एक ज़माना होता था जब हम सिंगल थिएटर का ज़माना था, मैं बचपन में बच्चा में था, तो मेरी माँ को सिनेमा देखने का बहुत शौक़ रहा है। शायद वहीं से उनका DNA मेरे अंदर हुआ, जो मैं आज इस लाइन में ही रहा और कुछ किया नहीं। मैं उनके साथ बचपन में फिल्में देखने जाया करता था, हम साथ देखते थे, कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी। आज आप अपनी बेटी या अपनी वाइफ के साथ भी सिनेमा हॉल में जाएंगे देखने, या टीवी पे आप OTT देखेंगे, बंद कर देंगे, इतनी गंदगियां परोसी जा रही है। अच्छा सर, इसी बात में मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो फिल्मों का दौर गिर रहा है जी, जो फिल्में लोग कम देख रहे हैं, इसमें क्या यही रीजन है? ये रीजन नहीं है, लेकिन ये रीजन मेन है। आज सिनेमा को लोग व्यापार के रूप में ले रहे हैं।
जबकि सिनेमा भाई पैसा लगता है तो व्यापार तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यापार का एक माध्यम है, लेकिन सिनेमा सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं है। व्यापार के लिए आप कुछ भी, कोई भी शॉप खोल सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। सिनेमा बनाते वक्त हर फिल्म मेकर को ये सोचना चाहिए कि मेरे घर में मेरी माँ है, बहन है, मेरी बेटी है, वाइफ भी है। हम ऐसी फिल्में बनाएं जिसको लगे कि हाँ झकझोरे। आज सिनेमा समाज से बिल्कुल कट गया, सिर्फ मनोरंजन का एक प्लेग्राउंड बन के रह गया। हर तरह से ओटीटी हो या सिनेमा हो, तो हम कहां से कहां आ गए। पठान के बाद आप गदर 2, पठान क्या था। आज के समय में सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कुछ बना दीजिए, वो फिल्म हिट होती है। वो फिल्म हिट इसलिए होती है कि अभी राजनीतिक माहौल बरसों से, मतलब मैं किसी अभी की पार्टी के या इसका नहीं कर, बरसों से पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान की रोटी सेकी गई है राजनीति में, तो सिनेमा वालों ने उस ट्रैक को पकड़ा है, बनने लगी फिल्में हिट होने लगी। एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है, सुल्तान सॉरी पठान, अभी गदर 2, सारे सफलता के रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। क्या है उसमें? फिल्म देखिए आप, वही सनी देओल का चिल्लाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान को गाली देना, जनता खुश है। क्योंकि जो जनता अभी सिनेमा हॉल में जा रही है वो सेंसिबल जनता नहीं जा रही है, वो गुदगुदाने वाली फिल्म देखने जा रही है। आप ओटीटी पे भी आप नहीं देख सकते हैं, ओटीटी से तो सीधा आपके घर में आता है। कुछ एक सीरियल ऐसे है इतने गंदे और इतना वल्गर बना है, औरतों की समस्याओं पे जो आज के सीरियल बन रहे हैं वो इतने गंदे बन रहे हैं, लग रहा है कि पूरा औरत समाज जो है वो आज करप्ट है। शायद मुझे भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी पे शक करना होगा। क्या परोस रहे हो यार, ये गलत है। हम सिनेमा को, समाज को कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो छोड़ दो ना। किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा कि सिनेमा बनाओ तभी तुम जिंदा रहोगे, कोई और काम कर लो। मुझे बहुत दुख है कि सिनेमा को देख। ये बातें तो काफ़ी उठती हैं। भोजपुरी फिल्मों के लिए भी लोग कहते हैं कि लोग ऐसा पन दिखा रहे हैं इस समय फिल्मों में कि उसको देखा नहीं जा सकता, परिवार के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि आपके समय में कोई ऐसे हीरो या हीरोइन जो उस समय नायक नायिका जो बहुत मशहूर रहे हों, उनके साथ आपने कोई ऐसा फिल्म डायरेक्ट किया है जो यादगार पल छोड़ गया हो? नहीं, मैंने उनके साथ नहीं किया, क्योंकि मेरा सिनेमा के प्रति सोच ही अलग रहा है। और फीचर फिल्म मैंने 4 बनाई है, चारों मेरा हमेशा से मेरी ये सोच रही है पांडे जी की वो कलाकार जिनकी पहुंच सुभाष घई तक ने, उस समय सुभाष घई थे इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, तक नहीं है, हिट डायरेक्टर थे, यश चोपड़ा तक नहीं है, और उनके अंदर टैलेंट है। वो उनके दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते, उनके अंदर टैलेंट है। वैसा कोई मुझे मिला तो मैंने हमेशा वैसे ही कलाकारों को, मेरी किस्मत एक अनोखा मोड़ जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जिसके बारे में भी मैंने बात की आपकी, जो भारत की पहली हिंदी डिजिटल फीचर फिल्म है, उसमें जो मेन हीरो या जो भी हीरोइन है वो सब दिल्ली थिएटर के हैं। बल्कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो गांव में जो नाटक होता है, आज भी गांव में नाटक होता है। हमारे महाराष्ट्र में तमाशा के नाम से जाना जाता है, बंगाल में यात्रा के नाम से जाना जाता है, और यूपी बिहार में रामलीला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गांव में अभी भी थिएटर होता है। कम हो गया, गांव में भी नाटक कम हो गया, राजनीति हर जगह घुस गई है, जातिवाद राजनीति से देश आज त्राही है। बहरहाल, तो उसमें उन लोगों को मैंने इसमें लिया, किस्मत एक अनोखा मोड़ में। आप देखेंगे तो लगेगा कि सब बाप, ये उसका जो हीरो का बाप है वो रिटायर्ड हेडमास्टर, आपको लगेगा ना ये मास्टर ही होगा, रिटायर्ड ही होगा, जबकि वो एक्टर है। जिनको पे हमको मतलब मेकअप की जरूरत नहीं हो। मेरी फिल्म में कहीं मेकअप नहीं है, कहीं सेट नहीं है। मैंने गांव में शूट किया, गांव का जो घर था वो जैसा था वैसा वहां कलाकारों को बैठा के शूट किया। आप देखिए यूट्यूब पे ये फिल्म है किस्मत एक अनोखा मोड़, आपको पता लगेगा कि कैसा है क्या है। अच्छा सर, ये जो गोलमाल है आपने, वो सब गोलमाल है जो आपने बनाया था धारावाहिक, ये कितने साल तक चला और इससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिला?
ये बहुत हिट रहा, मतलब डीडी पे चलता था उस समय। टीआरपी रेटिंग होती थी, आज भी होती है टीआरपी रेटिंग। ये टीआरपी रेटिंग पे रहा और काफ़ी प्रचलित रहा। आज भी मुझे खुशी होती है। ये 2000 से शुरू हुआ जून से, और 2004 के अक्टूबर में लास्ट एपिसोड इसका 4 अक्टूबर को आया था 2004 में। 4 साल ये चला। 4 साल में इसके टीआरपी के बेसिस पे मुझे एक्सटेंशन मिलता गया दूरदर्शन पे। और आज भी किसी को कहता है तो लोग कहते हैं अच्छा सब गोलमाल है आपने बनाई थी। अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, प्रसून सिन्हा को कोई नहीं जानता है, सब गोलमाल को तो जानता है। मुझे खुशी होती है ये। अच्छा सर, अब आप लेखन के क्षेत्र में भी बहुत आगे तक बढ़ गए हैं। आपकी कई किताबें आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। जी। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मैंने पहली किताब जो लिखी, मेरा मेरा जब सीरियल खत्म हो गया सब गोलमाल है, तो एक अजीब वैक्यूम आ गया था। मैं दिल्ली में था कि भाई फिल्में करूं, डॉक्यूमेंट्री छोड़ चुका था, तो एक फ्रस्ट्रेशन का एक आ गया था। तो मेरी वाइफ का श्रेय जाता है, इसने कहा कि तुम सिनेमा बहुत पढ़े हो तो तुम सिनेमा पे कुछ लिखो। और पांडे जी, बचपन से मेरी एक ही सोच रही है कि मरना तो सबको है। मैं मरने के बाद अगर याद करना किया जाऊं तो उसके दो ही माध्यम होते हैं, अच्छे रूप में। मतलब मरने के बाद तो नाथूराम गोडसे भी याद किया जाता है, लेकिन अच्छे रूप में तो मैं सोचता हूं कि सिनेमा जो ऑडियो विजुअल मीडियम है, जो आप देखते भी हैं सुनते भी हैं, नहीं तो किताब। शेक्सपियर आज भी 450-500 साल भी मरने के बाद भी आज भी शेक्सपियर लोग पढ़ते हैं, उस पर नाटक होता है। शेक्सपियर का कौन बेटा था, उसके पोता कौन था, कोई नहीं जानता, था भी कि नहीं था, लेकिन शेक्सपियर आज भी जिंदा है। उसी तरह से सत्यजीत रे बंगाल के इतने बड़े डायरेक्टर, दिलीप कुमार हमारे इतने बड़े एक्टर आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन आज भी अगर गंगा जमुना हम लगा दें तो दिलीप कुमार सामने आ जाते हैं। सत्यजीत रे की फिल्में लगा दें, उनका क्लिप सामने आ जाता है। मोहम्मद रफ़ी नहीं है, मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनो तो सामने। इस तरह से वो ना रहते हुए भी जिंदा रहे। तो मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मरना तो सबको है, मैं भी मरूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही लोग हृदय में लोग सुने कि मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा किताब लिखा था, बड़े तो ये। और मैं दुर्भाग्य कहें सौभाग्य कहें, मैं सिनेमा के अलावा कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए किताब भी मैं सिनेमा पे ही लिखता हूं। मेरी पहली किताब जो मेरी वाइफ ने प्रोत्साहन दिया और मैंने लिखा, भारतीय सिनेमा एक अंत यात्रा, ये 2004 में दिल्ली में छपी। और इस किताब के बारे में ये है कि ये किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के उस लाइब्रेरी में 36 हिंदी किताबों में एक किताब है चयन की गई, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य है मेरे लिए। दूसरी किताब सितंबर मिड में आ रही है, वो भी सिनेमा का हिस्टोरिक पक्ष ही है। उसका नाम है भारतीय सिनेमा एक सफरनामा, दूसरे पहलू पे है। उसके बाद दो और किताबें इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ। एक है लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिनेमा एक लैंग्वेज, एक भाषा है। आप किसी भी देश के सिनेमा को देखें, आप उसके देश को की भाषा आप नहीं जानते हैं, लेकिन सिनेमा सिर्फ मौन मैंने मुख म्यूट करके भी देखे तो आप सिनेमा देखने के बाद अगर मैं आपसे कहानी पूछूं तो आप कमोबेश कहानी बता देंगे। तो कौन है, कैसे आपने उस कहानी को सीख लिया, समझ लिया। वहां एक तारतम्य होता है, एक लैंग्वेज है सिनेमा। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हर लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, तो सिनेमा का भी एक ग्रामर है। ऐसे ही कैमरा उठाया कुछ शूट कर लिया, सिनेमा नहीं है जो आजकल लोग कर रहे हैं। तो लैंग्वेज ऑफ सिनेमा वो करीब करीब 200-250 पेज की किताब है। एक किताब मैंने एकेडमिक्स पे लिखी है, TOC अंडर ब्रैकेट टेक्निक ऑफ सिनेमा। ये 450 पेज की किताब है और ये किताब मैंने एकेडमिक वैल्यू से लिखी है। इसमें एक्टिंग क्या है, इसकी कितनी स्कूलिंग है, कहाँ कहाँ से एक्टिंग पैदा कैसे लिया इसको, क्योंकि मैंने कहा कि टेक्निक है सिनेमा, नाम ही है टेक्निक ऑफ सिनेमा। डायरेक्शन क्या होता है, इसके कितने स्कूलिंग है, सिनेमेटोग्राफी कब से स्टार्ट हुई, कैसे हुआ, वो सारा कुछ लेके। और इसमें
मैंने जीवन में मेरी सबसे एक पसंदीदा फिल्म अगर रही है नंबर 1 पे, वो है गॉडफादर। तो मैंने टेक्निक ऑफ सिनेमा में गॉडफादर के ऊपर में सीन टू सीन एनालाइज किया है। ये एक नई चीज है उस किताब में कि गॉडफादर आज भी पूरे दुनिया में एक अहम फिल्म बनाई जाती, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी जाती है गॉडफादर। उसको मैंने सीन टू सीन, उसको कहाँ क्या सीन है, उसका क्या बोलता है, कैसे टेक्निक पक्ष पे उसको उस किताब में मैंने किया है। तो दूसरी किताब सितंबर मिड में आ जाएगी, फिर 2-3 महीने पे 2 और किताबें आ जाएंगी। आगे देखता हूँ क्या लिखता हूँ। अच्छा सर जी, ये जो फिल्मों का गिरता ग्राफ है, जी, जो फिल्में चल नहीं पा रही हैं, जो आप कह रहे हैं कि सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, 1-2 फिल्में हैं जो कि ऊपर तक जा रही हैं, नहीं तो सब धड़ाम करके गिर रही हैं। ये गिरता ग्राफ कब तक सुधरने वाला है? क्या कमियां हैं कि जिसकी वजह से ग्राफ गिर रहा है? देखिए, मैंने कहा कि प्री कोविड के पहले ठीक ठाक था सिनेमा। ऐसा नहीं कि सिनेमा, लेकिन कोविड ने जैसे बिजनेस सारे तोड़े, वैसे सिनेमा का भी बिजनेस तोड़ा है। और बीच में एक वायरस आ गया, ओटीटी। मैं ओटीटी को वायरस ही कहता हूँ, क्योंकि ओटीटी पे सिनेमा देखना सिनेमा नहीं होता है। आप सिनेमा देखते हैं, मैं टेलीविजन पे सिनेमा देखने के सख्त खिलाफ। सिनेमा हॉल में के लिए बनता है, जहाँ बैठते हैं, लाइट ऑफ होता है, सामने पर्दे पे कुछ आता है, आपका रिश्ता डायरेक्ट पर्दे से बनता है। यहाँ क्या है, आप बैठे हुए, मोबाइल बज गया, पॉज किया, हाँ जी, आप देख रहे हैं, वाइफ खाना बना रही है, कुकर की सीटी आ गई, वो कनेक्शन नहीं होता, आप सिनेमा से जुड़ते नहीं। रही बात कोविड के बाद से जो फिल्में बनी है, 2 ही फिल्म अभी तक चली है, पठान और गदर 2, दोनों पाकिस्तान बेस्ड, उसके खिलाफ गालियों देने वाली, चिल्ला चिल्ला वाली फिल्में। जहां तक आपने पूछा पांडे जी कि आप आगे क्या सोचते हैं, आगे तो अल्लाह ही जाने के क्या होने वाला है सिनेमा के साथ, लेकिन मैं सिनेमा को बहुत ऊंचे स्तर तक नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए कि इसमें नवसिखवे इतने आ गए हैं जो सिनेमा को पढ़ के नहीं आए, बाय डिफॉल्ट आए। एक्टर इतने आ गए, आज एक्टर आप देखिए ना, 3 फिल्म 4 फिल्म के बाद वो एक्टर आपको याद में नहीं रहेगा। आज फिल्मी गाने मोहम्मद रफी के आज आप सुनते होंगे, लेकिन अभी के किसी फिल्म का, पठान फिल्म का गाना बताइए कौन सा है जो आप याद करते हैं। कनेक्शन सिनेमा का इंसान से खत्म हो गया, समाज से खत्म हो गया। आज सिनेमा समाज को कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि समाज को देने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। मुझे तो बहुत दुख होता है, इसलिए नहीं कि मेरी कोई ओल्ड स्कूलिंग है। मेरी फिल्म आ रही है, मैं फिल्म बना रहा हूं बुलंदशहर, वो बिल्कुल आज की लव स्टोरी है, रेप है, सब है, लेकिन देखता हूं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, मुंबई।